नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे कि किसके बारे में आज चर्चा करने जा रही हूं। भारतीय जनता पार्टी की जो असली ताकत है, भारतीय जनता पार्टी का वो आधार स्तंभ, या यूं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरे साम्राज्य की जो इमारत है, जो पूरा साम्राज्य है, जिस नींव पर टिका हुआ है, वो नींव है ओबीसी वोट बैंक। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, ये बीजेपी की असली ताकत है। इन्हीं के बल पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक बड़ा जो है वो समीकरण बनाने में जो है जीत हासिल की। साथ साथ काफी बड़ी संख्या में यहाँ से सीटें भी उन्होंने जीती। जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी लेके चली थी, काफी पुरानी बात जब है 91, 92, 93 की, तब से जो हिंदुत्व फैक्टर था उसमें उन्होंने जो एक तड़का दिया, वो तड़का था पिछड़ों को अपने साथ मिलाना, पिछड़ों को उनके प्लेटफॉर्म पर एक साथ लेकर के आना। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि केवल सवर्ण वोट बैंक से उनका भला नहीं होगा। और रही बात अल्पसंख्यक मतदाताओं की, तो अल्पसंख्यक मतदाता तो मुझे नहीं लगता कि कभी एक तरफा होकर के भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट किया हो। तो ये चीज तो इसमें से अलग निकाल दी जाए। इसके साथ साथ दलित मतदाता भी उनके साथ स्टार्टिंग में नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। तो उन्होंने जिस पर काम किया, जिस चीज पर उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया, जिसके लिए वो गोविंदाचार्य जैसे बड़े राजनेता को भी उन्होंने मतलब इसमें इन्वॉल्व किया, और जितने भी और लोग थे और उनकी सलाह मानी गोविंदाचार्य की कि आपको आखिरकार करना क्या है। तो उसी की वजह से वो पिछड़े वर्ग के जो लोग थे और उनके जो नुमाइंदे थे, उनके कहना चाहिए कि नेता थे, उनको आगे के प्लेटफॉर्म पर लेकर के उन्होंने जिस तरीके से पूरी राजनीति की है, फिर चाहे उसमें कल्याण सिंह हो, उमा भारती हो, सुशील मोदी हो, तो ये जो चीज थी पूरा पिछड़े वर्ग को आगे लेकर के आकर के ये कहीं ना कहीं एक बड़ा काम कर गई भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे साम्राज्य को खड़ा करने में कामयाब रही, और उसी की बदौलत वो आज तक भी एक बेहद मजबूत स्थिति में मानी जाती रही है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का साम्राज्य जो है वो दरकने लगा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना विशाल साम्राज्य खड़ा किया है 2014 के बाद से लेकर के अब तक 2019 में रिपीट किया खुद को, तो वो साम्राज्य कहीं ना कहीं हिलता डुलता सा अब दिखाई देने लगा है। क्योंकि जो इनका पिछड़ा वोट बैंक है, अति पिछड़े मतदाता हैं, जो ये लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अब असंतुष्ट दिखाई देने लग गए हैं और नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने उपेक्षा की है, हाल फिलहाल के ही आए हुए बिल में जो महिला आरक्षण बिल है, उसमें उन्होंने कहीं भी ओबीसी का जिक्र तक नहीं किया है। ये चीज कहीं ना कहीं 2024 में भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है। वो इसलिए कि आप जिन लोगों के बल पर, जिन लोगों के इतने बड़े 40% वोट है, ज्यादा भी हो सकता है तमाम और राज्य में, और अभी आप देखेंगे इसका असर जो आने वाले विधानसभा है कि चुनाव है जो 4-5 राज्यों में, उनमें आप देखेंगे इस चीज का असर कि वहां पर भी ओबीसी वोट बैंक है। तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, आपको रिएक्ट करता हुआ अभी दिख जाएगा। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओबीसी मतदाताओं में नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और जिस तरीके से लगातार अनदेखी की है भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग की, वो कहीं ना कहीं इनको भारी पड़ने वाली है। और जिस तरीके से आप देखिए कि चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, और ओबीसी वाले फैक्टर में एक सबसे बड़ी चीज जिसने काम की है वो है सरकारी नौकरियों में जो लगातार इन्होंने ओबीसी का जो आरक्षण है उसको लगातार कम किया है, और ये और नौकरियां भी नहीं निकाली हैं।
आप तो जानते हैं कि किस कदर आलम है हमारे यहाँ बेरोजगारी का। लोग परेशान हैं, नौजवानों को कोई काम नहीं मिल रहा है। एक कहना चाहिए कि मतलब सरकारी नौकरी तो जैसे खत्म सी कर दी है इन्होंने। कहाँ निकालते हैं वैकेंसीज? मैंने देखा है, अपना अनुभव बताऊं तो एक जमाना हुआ करता था जब हम इटावा रहे हो, चाहे एटा रहे हो, मेरे पिता की पोस्टिंग रही, संडीला रहे हो, हरदोई रहे हो, हर साल पुलिस लाइन में भर्ती निकलती थी सिपाहियों की। बहुत सारे लोग मेरे यहाँ गांव से, मेरी माँ के गांव से, मेरे पिता के गांव से आते थे कि भर्ती होने के लिए आए हैं, और हमारे घर में ही उनका जो है ठहरना होता था। और 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन जो भी फिजिकल में और नाप तोल में और लिखित परीक्षा में जो भी कुछ लगते हो, तो हर साल का होता था कि भर्ती के लिए लड़के, नौजवान लड़के आया करते थे। लेकिन इधर से कुछ सालों से ये सिलसिला बिल्कुल बंद हो गया। ना के बराबर, ना तो शिक्षा विभाग में नौकरी है, ना पुलिस विभाग में नौकरी है, और ना ही आप ये देखिए स्वास्थ्य विभाग में नौकरी है। कहीं भी तो नौकरी नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा नाराजगी जो है, चाहे वो शिक्षकों वाला मामला हो, वो ओबीसी वर्ग को सबसे ज्यादा इन्होंने नाराज किया है। और जिसके बल पर ये इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर पाए, उन्हीं की अनदेखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वाले बिल में करके इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनका मतलब रहता है तब तक वो लोगों से मतलब रखते हैं। मतलब निकल जाने के बाद हम कौन और आप कौन वाली जो नीति होती है, उसका अनुसरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी करती हुई आई है। और कोई जो इनके सलाहकार हैं, वो भी किसी ने इनको सलाह नहीं दी कि मतलब आप ओबीसी वर्ग की इस तरीके से आप जो है अनदेखी ना करें, वरना इसका खामियाजा आपको 2024 में भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है और उनके कान पर अभी तक जूं भी नहीं रेंगी है। तो ओबीसी की अनदेखी वास्तव में भारी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। और साथ साथ इन्होंने जिस तरीके से नॉन जाटव दलित वोट बैंक में भी जो सेंधमारी लगाई थी, वो भी कहीं ना कहीं आपको घर वापसी करते हुए दिखाई देंगे और अपना दूसरा विकल्प, दूसरा ठिकाना भी ढूंढते हुए आपको दिखाई देंगे। अभी देखिएगा कि बहुत कुछ बदलेगा 2024 में। ये अभी से अनुमान लगाया जा सकता है। ये मैं बहुत प्योर तरीके से, या दूसरे चैनल्स की तरह कि मैं नहीं, मोदी चले जाएंगे या भाजपा चली जाएगी या जो भी होगा, लेकिन ये तो तय है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी नुकसान में रहेगी और एक अच्छे बड़े नुकसान में रहेगी। जिस तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया है 2014 में किया, 2019 में किया, 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में किया, वो वाली स्थिति अब इनकी नहीं है। इनके जो आपसी मनमुटाव है और जो इनके आपसी जो है वैचारिक मतभेद हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े दिग्गजों की अनदेखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार की है, वो कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीजें वो अनदेखी भी और ओबीसी की अनदेखी भी और जो दलित वोट बैंक है, उनको वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी भी सुध लेने वाला कौन ही है। आप ये देखिए जिस तरीके से दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, लगातार उनका शोषण हो रहा है, तो ये और जवाबदेही किसी की नहीं है और जिम्मेवारी भी कोई लेने को तैयार नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें मिलकर के इनको 2024 में काफी नुकसान पहुंचाएंगी और भारी पड़ेंगी। तो ये एक चीज जहन में आई थी कि जिस नींव पर इनका साम्राज्य टिका हुआ है, अब वो नींव ही हिलने लगी है। एक भूचाल सा जो है, मतलब बहुत तेज भूचाल आने से पहले जो हल्के हल्के झटके आते हैं ना, वो झटके आने शुरू हो गए हैं। और जब इंसान गलतियां करता है और गलतियों को बार बार दोहराता है, तो उसकी सजा भी उसको भुगतनी ही पड़ती है। तो सोचा आप लोगों के साथ इसको साझा किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का प्लीज बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।